सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से। आज हम बुक 2 लेसन 4 कार्यपालिका भाग 4 बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने जाना कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके क्या कार्य हैं। उसके अलावा हमने जाना राष्ट्रपति, अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। आज के भाग उसके बाद हमने नौकरशाही के बारे में जाना। आज के भाग में हम मंत्री परिषद और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। बुक 2 लेसन 4 कार्यपालिका भाग 4। आज हम जानेंगे मंत्री परिषद के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मंत्री परिषद क्या है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जो कि ब्रिटिश संविधान से प्रेरित होकर ली गई है। जो भारत का संविधान है उसमें कहा गया मंत्री परिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था, मतलब जो नीतियों को वास्तव में लागू करने का काम करेगी, और उसका नेतृत्व, मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होगा। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनका कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी शपथ, उनकी योग्यताएं, उनके वेतन और भत्तों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। जो मंत्री परिषद है उसका गठन राष्ट्रपति की मदद करने एवं सलाह देने के लिए किया गया है। मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर काम होता है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने या ना मानने उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अब हम देख लेते हैं कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, 91वें संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि 100 सदस्य हैं तो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसा संविधान के 91वें संशोधन में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम इससे। कितनी अवधि तक वो रह सकते हैं। देखिए, संविधान की धारा 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे वो तब तक अपने पद पर रह सकते हैं। आगे देखिए, मंत्रियों की श्रेणियां, मतलब कितनी तरह के मंत्री होते हैं। 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, और राज्य मंत्री उनके जो अधीन होते हैं मंत्रियों के। देखिए, आगे हम इसे विस्तार से जानते हैं। अभी मंत्री परिषद के कार्य। चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा इसमें कैबिनेट मंत्री। इसमें कैबिनेट के सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले होते हैं। जैसे रेल मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया आपका, वो सारे इसी में आएंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करते, मतलब अपने राज्य में जो मंत्री हैं उन्हें हम राज्य मंत्री कहते हैं। जैसे हरियाणा का शिक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया।
राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं, आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष रिपोर्ट या विशेष काम उन्हें सौंपा जाता है। मान लीजिए कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो कोई स्वास्थ्य का एक प्रॉपर विभाग का कार्य, जैसे बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की प्लानिंग करना, उन्हें देखरेख करना, ऐसा कोई सौंपा जाए तो वो ये कैबिनेट मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उन सब चीज़ों के ऊपर। चलिए आगे हम देखते हैं मंत्री परिषद के कार्य क्या हैं। देखिए सबसे पहला कार्य, मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका वही शक्तियों का प्रयोग करती है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद शासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। सबसे पहला काम ये है इसका। दूसरा, मंत्री परिषद राज्य के प्रशासन संचालन के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। तीसरा, कोई भी देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या अगर आ जाती है तो उसका हल निकालते हैं। राज्यपाल शासन के उच्च पदों पर नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही करता है। मंत्री परिषद की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्री न केवल कानून निर्माण के लिए विधेयक तैयार करते हैं अपितु विधानमंडल में उसे प्रस्तुत भी करते हैं। उनको पारित करवाने में भी मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखते हैं, मंत्री परिषद बजट तैयार करते हैं और उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। मतलब हमारे देश का जो भी बजट है, जितनी भी नीतियां निर्माण होते हैं, कानून बनते हैं, उन सब में मंत्री परिषद की अहम भूमिका है। मंत्री परिषद विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करती है। अनेक तरह के प्रश्न जो मंत्रियों से किए जाते हैं संसद में, तो उन प्रश्नों का जवाब देना भी उनका कार्य है। मंत्री परिषद ही विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब देश में जितनी भी नीतियां लागू होती हैं, अगर मान लीजिए कोई फैसला गलत है तो उसके लिए पूरी मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी। गठबंधन के युग में मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व में कमी है। ये देखिए सबसे बड़ा नुकसान देश को। मंत्री मुख्यमंत्रियों के स्थान पर अपने दल के नेताओं के निर्देश मानते हैं। जो देखिए जब गठबंधन की सरकार बनती है तो कई बार ऐसी समस्या भी सामने आ जाती है कि वो सामूहिक जिम्मेदारी लेने से मना कर दें। कई बार वो नेता का कहना मानने से भी मना कर सकते हैं। तो सिर्फ एक सबसे बड़ा नुकसान गठबंधन सरकार में यही है। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर। देखिए सबसे पहला क्या है मंत्री परिषद में, देखिए इसमें 3 श्रेणी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य और उपमंत्री। और मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्री परिषद का एक भाग है। दूसरा अंतर क्या है, देखिए यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। देखिए हर अलग अलग मंत्री हैं, जैसे कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई बिजली, कोई परिवहन मंत्री, तो उन सबका इकट्ठे कोई काम ही नहीं होता। और जबकि मंत्रिमंडल में क्या है, ये एक निकाय की तरह काम करता है। सामान्यतः हफ्ते में एक बार इनकी बैठक होती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं और इनका जो कार्यकलाप होता है वो सामूहिक होता है। तीसरा अंतर क्या है, इसे सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त हैं और इसमें यह वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है। चौथा अंतर क्या, देखिए इसमें कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है और यहाँ यह राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्री परिषद को निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। पांचवा अंतर क्या, देखिए यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है।
मंत्रिपरिषद जो है, जो मंत्रिमंडल निर्णय लेते उन्हें लागू करती है। और जो मंत्रिमंडल है यह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना और देखभाल करती है। छठा अंतर देखिए, यह संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया। मतलब इसका आकार कैसा होगा, कितनी संख्या होगी, इस सब का वर्णन उसमें किया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। यह संविधान के मूल स्वरूप में नहीं थी। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों की परिषद के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। इसके कार्य और शक्तियों का संविधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया। सातवां अंतर देखते हैं, यह सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और यह सदन लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को लागू करती है। ये चीज़ जो मंत्रिमंडल है वो जिम्मेदारी को लागू करते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वो बड़ा निकाय है, इसमें 60 से लेकर 70 मंत्री होते हैं। और जो इधर मंत्रिमंडल है इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। क्लियर है जी आपको ये सारे अंतर? ठीक है जी, चलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।